तो अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। बहुत सारे जो इसके पेशेंट्स होते हैं दे आर कॉमनली एसोसिएटेड विद साइकेट्रिक डिसीजेस ऑल्सो लाइक डिप्रेशन। तो कभी भी आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछ रहा है कि कोई पेशेंट है जिसको डिप्रेशन जैसा साइकेट्रिक डिसीज भी है और साथ में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी है, तो पहले क्या ट्रीट करना है? तो पहले आपको साइकेट्रिक डिसीज को ट्रीट करना है, जैसे कि डिप्रेशन। पहले आप डिप्रेशन को ट्रीट करो, फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को ट्रीट करो। आपको ये पता चलेगा कि जैसे ही आपने डिप्रेशन को ट्रीट किया है, ऑटोमेटिकली इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के भी जो बहुत सारे सिम्टम्स हैं वो कम होते हुए दिखने को लग जाएंगे आपको। ठीक है, अब इस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए एक क्राइटेरिया दिया जाता है जिसको हम कहते हैं रोम 4 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। अब बड़ा लंबा सा क्राइटेरिया है, पहले इसको एक बार रीड करते हैं फिर समझते हैं। ये रोम 4 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ये कहता है कि पेशेंट शुड प्रेजेंट विद रिकरेंट एब्डोमिनल पेन ऑन एवरेज एटलीस्ट 1 डे पर वीक इन द लास्ट 3 months एसोसिएटेड विद मोर देन 2 of the following। मतलब पहले तो उन्होंने बोला कि रिकरेंट एब्डोमिनल पेन की ये फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 3 months, और जो एब्डोमिनल पेन है इट शुड बी एसोसिएटेड विद मोर देन 2 of the following। क्या है ये 3 चीजें? पहला, इट शुड बी रिलेटेड टू डेफिकेशन, इट शुड बी एसोसिएटेड विद चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल्स, एंड एब्डोमिनल पेन शुड ऑल्सो बी एसोसिएटेड विद चेंज इन फॉर्म अपीयरेंस ऑफ द स्टूल्स। लेकिन आपको एक और पॉइंट जो लास्ट में ऐड किया गया इस क्राइटेरिया के अंदर वो भी पता होना चाहिए कि जो ऑनसेट है आपके सिम्टम्स का, सिम्टम का जो ऑनसेट है इट शुड बी एटलीस्ट 6 months प्रायर टू द डायग्नोसिस। मतलब पहली बार जब आपको रिकरेंट एब्डोमिनल पेन फील हुआ था ना, उसका ऑनसेट 6 months प्रायर टू द डायग्नोसिस होना चाहिए। लेकिन पहली बार जब फील हुआ था तब इनिशियली जो फ्रीक्वेंसी थी आपके सिम्टम्स की वो बहुत कम थी। मतलब एक बार आपको रिकरेंट एब्डोमिनल पेन हो रहा था पूरे महीने में, एक बार पेन हो रहा था 20 दिनों के बाद, लेकिन 3 महीनों से जो फ्रीक्वेंसी की सिम्टम्स है वो एवरेजली 1 day पर वीक हो चुकी है। ये है पूरा का पूरा रोम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ द इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो 4 थेरीज है जो कि पैथोजेनेसिस एक्सप्लेन करती है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की। पहला, इंक्रीज्ड मोटर एक्टिविटी। आपके इंटेस्टाइन की मोटर एक्टिविटी को हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। तो यही पेरिस्टाल्सिस अगर बढ़ जाए तो ये पहली पैथोजेनेसिस होती है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की, इंक्रीज्ड पेरिस्टाल्सिस, इंक्रीज्ड मोटर एक्टिविटी। दूसरी होती है इंक्रीज्ड सेंसरी एफर्ट। मतलब इसमें जो आपका जीआईटी सिस्टम होता है, आपका जो गट होता है, उसका सेंसेशंस जो होता है वो बहुत हाइपर एक्टिव, मतलब हाइपर एक्टिव सेंसेशन हो जाता है। जैसे ही आप कोई खाना खाओगे, जब ये पेशेंट खाना जैसे ही खाता है वैसे ही उसको वॉशरूम जाना पड़ता है। अगर ये फास्टिंग करेगा तो कोई सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन जैसे ये फूड खाता है उसको डेफिकेशन के लिए जाना पड़ता है। इट इज ड्यू टू दी हाइपर एक्टिव जीआईटी सिस्टम। ओके, ठीक है। तीसरा होता है सेंट्रल न्यूरल डिसरेगुलेशन। सेंट्रल न्यूरल डिसरेगुलेशन इस थ्योरी के अंदर ये कहते हैं कि स्ट्रेस अगर ज़्यादा होगा तो जो फ्रिक्वेंसी होती है डेफिकेशन की वो भी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा है, उसका अभी एग्जाम है 2 घंटे में, तो ड्यू टू स्ट्रेस ऐसा हो सकता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ डेफिकेशन बढ़ जाएगा। तो ये आती है आपकी तीसरी थ्योरी एक्सप्लेनिंग पैथोजेनेसिस ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, सेंट्रल न्यूरल डिसरेगुलेशन थ्योरी। एंड चौथी थ्योरी होती है पोस्ट इन्फेक्शियस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। पहले कोई इन्फेक्शन था लीडिंग टू अब इन्फेक्शन तो नहीं है, लेकिन अब उसने इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कर दिया, जैसे कि इन्फेक्शन ऑफ सैल्मोनेला, इन्फेक्शन ऑफ कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई। ये हो गई आपका पैथोजेनेसिस वाला पार्ट। हमने रोम 4 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अंदर ये 2 पॉइंट जो पढ़े थे ना, कि एसोसिएटेड विद चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल, एसोसिएटेड विद चेंज इन फॉर्म ऑफ द स्टूल्स, तो इसके बेसिस पर हम आपके इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को 2 टाइप के अंदर डिवाइड करते हैं। डायरिया डोमिनेंट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कॉन्स्टिपेशन डोमिनेंट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। दोनों के लिए ट्रीटमेंट अलग अलग है। अगर डायरिया प्रोमिनेंट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है तो आपको इन चीज़ों में से कुछ एक चीज़ फॉलो करनी है, क्योंकि यहाँ पर आप कोई कोर चीज़ पे आपको ट्रीटमेंट नहीं करना है। आपको एग्जैक्टली पैथोजेनेसिस क्या है, इस डिसीज का एग्जैक्टली पता नहीं है, तो आप सिम्टम्स को ही ट्रीट करते हो। पहला, तो आप ऐसी डाइट लोगे विच विल बी लो इन फॉडमैप। फॉडमैप क्या होता है? इट इज फर्मेंटेबल ऑलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड एंड पॉलीओल्स। ठीक है, ऐसी डाइट लोगे जिसके अंदर फर्मेंटेबल चीज़ें बहुत कम होगी, जैसे कि व्हीट, राय, बार्ली, ओनियन, गार्लिक, लेग्यूम्स, मिल्क, सॉफ्ट चीज़ें, ये सारी आपकी फर्मेंटेबल चीज़ें हैं और आपको फर्मेंटेबल चीज़ें कम रखनी है अपने डाइट के अंदर। डाइट लो इन फॉडमैप। दूसरा, आपको अवॉइड करना है कॉफ़ी, डाइसैकेराइड, लेग्यूम्स एंड कैबेज। ये आपको इसलिए अवॉइड करना है क्योंकि ये इरिटेट करते हैं आपके इंटेस्टाइन को। जैसे ये इरिटेट करेंगे इंटेस्टाइन को, पेशेंट को डेफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है,
तीसरा, स्टूल बल्किंग एजेंट्स आपको लेने हैं, जैसे कि ब्रैन और साइलियम हस्क। स्टूल बल्किंग एजेंट्स आपको तभी लेने हैं जब पेशेंट की डेफिकेशन को जाने की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो जब भी जाता है जो वॉल्यूम ऑफ डेफिकेशन हो रहा है, जो वॉल्यूम ऑफ स्टूल्स को कॉज कर रहा है, वो बहुत कम है। तो साइकोलॉजिकली उसके दिमाग में ऐसा रह रहा है कि इतना कम वॉल्यूम ऑफ स्टूल्स में पास कर रहा हूँ, मतलब मेरा इंटेस्टाइन अभी भी भरा हुआ है, मुझे वापस आना पड़ेगा। तो इसीलिए हम स्टूल बल्किंग एजेंट जैसे कि ब्रैन और साइलियम देते हैं, ताकि एक बार में ही गुड वॉल्यूम ऑफ स्टूल्स पास हो जाए, जिसके बाद साइकोलॉजिकली पेशेंट को ऐसा फील हो कि अब गुड अमाउंट ऑफ स्टूल्स उसने पास कर दिया, अब उसका इंटेस्टाइन जो है वो एम्प्टी है। चौथा होता है आपका पास एंटी मोटिलिटी एजेंट्स, जैसे कि लोपेरामाइड। एंटी मोटिलिटी एजेंट्स जैसे कि लोपेरामाइड, ये आपके इंटेस्टाइन के पेरिस्टाल्सिस को कम कर देता है। वैसे ये उतने इंडिकेटेड नहीं होते हैं सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए, लेकिन हम दे सकते हैं इन इमरजेंसी कंडीशंस, जैसे कि पेशेंट को एग्जाम में जाना है, तो अब उसको 2 घंटे डेफिकेशन स्टूल पास करने के लिए जाना अलाउड नहीं होगा, तो इसीलिए आप उस टाइम पे उसको लोपेरामाइड ये गोली दे सकते हो। अगर ये पोस्ट इन्फेक्शियस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है तो आप एंटीबायोटिक्स लाइक रिफॉक्सिमिन यूज कर सकते हो। और एक एलोसिट्रॉन नाम का ड्रग होता है जो कि बेसिकली आपके पेरिस्टाल्सिस को डिक्रीज करता है, गलत हो गया, पेरिस्टाल्सिस को डिक्रीज करता है, और ये आपका सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट होता है। ठीक है, फिर अगर कॉन्स्टिपेशन प्रोमिनेंट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है तो आप लैक्सेटिव्स दो, कोई सा भी लैक्सेटिव्स दो, मैटर नहीं करता। साइलियम हस दे सकते हो, बट याद रखो अगर साइलियम हस दोगे तो बहुत सारा पानी का इंटेक भी करना। साथ में आप लैक्टुलोज दे सकते हो, सिनाबेसाकोडाइल दे सकते हो, ल्यूबिप्रोस्टोन दे सकते हो, लिनाक्लोटाइड दे सकते हो, कोई भी लैक्सेटिव दे सकते हो। तीसरा, मिसलेनियस, आपके एब्डोमिनल पेन को, अगर आपको कोलिक की पेन हो रहा है, उसको डायरेक्टली अगर आपको सिम्टोमेटिकली रिलीव करना है एब्डोमिनल कोलिक को, तो डायसाइक्लोअमीन दो। तो यहाँ पर हमने इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है कंप्लीट किया। पहले रोम 4 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पढ़ा, फिर उसका पैथोजेनेसिस पढ़ा, और फिर उसका ट्रीटमेंट पढ़ा। इन 3 पार्ट्स में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इज कंप्लीटेड। अब हम बात करते हैं पेप्टिक अल्सर डिसीज के बारे में। तो पेप्टिक अल्सर डिसीज में आता है डेओडिनल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर। इनके 2 कॉमन कॉजेस होते हैं, एच पाइलोराई और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये दोनों इन दोनों के कॉमन कॉजेस होते हैं। दोनों का एक कॉमन क्लिनिकल फीचर भी होता है, एपिगैस्ट्रिक बर्निंग पेन। पेन तो दोनों के अंदर होता है और एपिगैस्ट्रिक बर्निंग पेन होता है, लेकिन पेन का एक फीचर दोनों में अलग है। ड्यूडेनल अल्सर में पेन इज रिलीव्ड बाय फूड, खाना खाने के बाद पेन जो होता है वो कम हो जाता है, लेकिन गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर जो पेन है इट इज एग्जैजरेटेड बाय टेकिंग फूड। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि कौन सा इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं फॉर पेप्टिक अल्सर डिसीज। तो पेप्टिक अल्सर डिसीज के लिए याद रखें, पेप्टिक अल्सर डिसीज के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है अपर जीआई एंडोस्कोपी। अपर जीआई एंडोस्कोपी करके आप अल्सर्स को देखते हो, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है पेप्टिक अल्सर डिसीज के लिए। अब हम समझते हैं इन्वेस्टिगेशन फॉर हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। तो इसमें आते हैं कुछ इन्वेजिव टेस्ट, कुछ नॉन इन्वेजिव टेस्ट। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेजिव टेस्ट के बारे में। तो इन्वेजिव टेस्ट में एक आता है सबसे पहला आपका बायोप्सी यूरिएज टेस्ट। बायोप्सी यूरिएज टेस्ट में हम क्या करते हैं, पहले एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं। इस सॉल्यूशन में है हम यूरिया डालेंगे और इंडिकेटर डालेंगे, और इस सॉल्यूशन का कलर होता है येलो कलर। जैसे ही पीएच चेंज होगा ये इंडिकेटर अपना कलर जो है बदल देगा। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन में यूरिया प्लस इंडिकेटर है और इस सॉल्यूशन का कलर है येलो। ठीक है, आपने एंडोस्कोपी की, एंडोस्कोपी करके आपने बायोप्सी लिया अल्सर से, बायोप्सी के आपने इस सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया। जब बायोप्सी के आपने इस सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया, अब बायोप्सी के अंदर अगर एच पाइलोराई होगा तो वो यूरिएज नाम का एंजाइम रिलीज करेगा, और ये यूरिएज इस सॉल्यूशन के यूरिया को कन्वर्ट कर देगा अमोनिया के अंदर। जैसे ही अमोनिया का फॉर्मेशन होगा वैसे ही पीएच बढ़ेगा, और पीएच बढ़ते ही इंडिकेटर का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, और इंडिकेटर सॉल्यूशन के येलो कलर को कन्वर्ट कर देगा रेड या फिर पिंक कलर के अंदर। अगर रेड या फिर पिंक कलर आता है मतलब यूरियस पॉजिटिव था, यूरियस पॉजिटिव था मतलब एच पाइलोराई पॉजिटिव। ये होता है आपका बायोप्सी यूरियस टेस्ट। दूसरा होता है आपका हिस्टोलॉजी। आप डायरेक्टली क्या करो, एंडोस्कोपी से जो आपका बायोप्सी निकाला हुआ है उसको आप डायरेक्टली माइक्रोस्कोपी के अंदर डाल दो बाय यूजिंग सम स्टेन्स। जो 2 स्टेन्स आप यूज कर सकते हो वो होते हैं मॉडिफाइड जिम्सा स्टेन एंड सिल्वर स्टेन। इससे हम डायरेक्ट विजुअलाइज कर सकते हैं आपके ऑर्गेनिजम्स को। तीसरा जो आपका इन्विजिव टेस्ट होता है कि कल्चर कर लो डायरेक्टली बायोप्सी से, और जो आपने स्लाइड निकाली हुई है उसको डायरेक्टली कल्चर करो, उन ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली कल्चर करो। ये मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट होता है। इन्वेजिव टेस्ट को हमने इन्वेजिव इसलिए कहा क्योंकि हर इसमें बायोप्सी और बायोप्सी आपको करनी पड़ रही थी, इसलिए ये इन्वेजिव टेस्ट है। नॉन इन्वेजिव टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो पहला तो आप सीरोलॉजी करो। सीरोलॉजी में आप ढूंढ सकते हो एंटीबॉडीज अगेंस्ट एच पाइलोराई। दूसरा आप कर सकते हो स्टूल एंटीजन टेस्ट। एच पाइलोराई आपके स्टूल्स में भी आएगा तो उसके एंटीजेंस भी आएंगे, तो आप एंटीजेंस ऑफ एच पाइलोराई को डिटेक्ट कर सकते हो स्टूल के अंदर वाया द स्टूल एंटीजन टेस्ट।
और तीसरा जो नॉन इन्वेजिव टेस्ट होता है वो होता है यूरिया ब्रेथ टेस्ट। यूरिया ब्रेथ टेस्ट और आपका जो बायोप्सी यूरियस टेस्ट है ना, ये अलग अलग थे। यूरिया ब्रेथ टेस्ट के अंदर आप कोई बायोप्सी नहीं ले रहे हो, यहां पर हम एक सॉल्यूशन बनाएंगे, लेकिन इस सॉल्यूशन के अंदर यूरिया के साथ कोई इंडिकेटर नहीं, यूरिया के साथ कार्बन-13 रहेगा और इस सॉल्यूशन को ओरली हम ड्रिंक करने को देंगे पेशेंट को। ड्रिंक करने के बाद अगर H पाइलोराई उसके अंदर प्रेजेंट है तो H पाइलोराई क्या करेगा, इस सॉल्यूशन में से यूरिया को यूटिलाइज कर लेगा और उस यूरिया को यूरियस की मदद से अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देगा और फिर आपका जो कार्बन-13 है ये अकेला फ्री बच जाएगा। कार्बन-13 CO2 के फॉर्म में जो है एक्सेल कर दिया जाएगा और फिर आप किसी मशीन से जो एक्सेल्ड एयर है उसको चेक करोगे। अगर जो CO2 निकला है उसके अंदर कार्बन-13 है, मतलब H पाइलोराई प्रेजेंट था। लेकिन जो CO2 निकलता है, अगर वो नॉर्मल CO2 निकलता है, मतलब कार्बन-13 एब्सेंट है, तो H पाइलोराई भी आपके पेशेंट के अंदर नहीं था। ये होता है आपका यूरिया ब्रेथ टेस्ट। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आपके इन्वेस्टिगेशंस की बात तो हमने कर ली H पाइलोराई के लिए। फिर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट फॉर पेप्टिक अल्सर डिसीज। तो पेप्टिक अल्सर डिसीज के लिए आपके पास दो टाइप के ड्रग्स होते हैं, एक तो एसिड सप्रेसिंग ड्रग्स, एक म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट्स। एसिड सप्रेसिंग ड्रग्स के अंदर भी तीन है, एंटासिड्स, हाइड्रो H2 ब्लॉकर्स और PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। एंटासिड्स में AlOH3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो। हाइड्रोजन ब्लॉकर्स H2 ब्लॉकर्स के अंदर आप राइनेटिडिन, सिमेटिडिन इन ड्रग्स को यूज कर सकते हो। फोमाटिडिन को भी यूज कर सकते हो। PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के अंदर आप ओमेप्राजोल, रैबेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लैंसोप्राजोल इन ड्रग्स को यूज कर सकते हो। म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट्स के अंदर आप सुक्राल्फेट, मिसोप्रोस्टॉल, बिस्मथ, सबसैलिसाइलेट इन ड्रग्स को यूज कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपके ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर डिसीज। H पाइलोराई के लिए जो रेजिमेंट्स होते हैं वो आपको पता होनी चाहिए। टोटल 6 रेजिमेंट्स है। ओके, आपको पहले एक बार समझा देता हूँ कौन कौन से रेजिमेंट्स होते हैं, फिर आपको क्या याद रखना है वो बता दो। OCA रेजिमेंट, जिसमें O स्टैंड करता है फॉर ओमेप्राजोल, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन, लेनियोफॉर 7 to 14 डेज। फिर दूसरी होती है OCM रेजिमेंट, जिसमें सिर्फ M बदला है एमॉक्सिसिलिन से मेट्रोनिडाजोल, टाइम ड्यूरेशन सेम है 7 to 14 डेज। फिर OBTM रेजिमेंट, जिसमें आपका B स्टैंड करता है फॉर बिस्मथ, T स्टैंड करता है फॉर टेट्रासाइक्लिन और M स्टैंड करता है फॉर मेट्रोनिडाजोल, और ये 4 गोलियां आपको 14 दिन रेगुलरली लेनी है। फिर आता है OAL रेजिमेंट। OAL रेजिमेंट में ओमेप्राजोल, अमॉक्सिसिलिन और लिवोफ्लोक्सासिन, और इन 3 गोलियों को आपको लेना है सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों के लिए। फिर 2 रेजिमेंट्स होती है, एक होती है सिक्वेंशियल रेजिमेंट और कंकॉमिनेंट रेजिमेंट। सिक्वेंशियल रेजिमेंट में आप क्या करते हो, सिक्वेंशियल रेजिमेंट में पहले 5 दिनों के लिए आप सिर्फ ओमेप्राजोल और अमॉक्सिसिलिन दोगे और दूसरे 5 दिनों के लिए अमॉक्सिसिलिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन और टिनिडाजोल देते हो। ये होता है आपका सिक्वेंशियल रेजिमेंट। कंकॉमिटेंट रेजिमेंट के अंदर आप क्या करते हो, कंकॉमिटेंट रेजिमेंट के अंदर जो सारे ड्रग्स हमने सिक्वेंशियल रेजिमेंट के अंदर यूज किए थे वो सारे के सारे ड्रग्स आप यूज करते हो कंकॉमिटेंट रेजिमेंट के अंदर फॉर 14 डेज। तो ये होता है आपका कंकॉमिटेंट रेजिमेंट। अब आप भूल क्या जाओगे इसके अंदर, ये ड्रग्स तो आप याद रख लोगे, OCMTL, ये क्या सारी ड्रग्स है ये तो रट जाएगी, आपको डेज याद रखना है। OCA 7 to 14 डेज, OCM 7 to 14 डेज, OBTM 14 डेज, OAL 10 डेज, फिर सिक्वेंशियल रेजिमेंट पहले 5 बाद में 5 और कंपाउंडेड रेजिमेंट 14 दिन। ऐसे आपको ये पहले डेज याद रखना है। फिर आपको याद रखना है कि चौथे तक जहां पर भी T आया है एक ही जगह पर आया OBTM के अंदर, ये T स्टैंड करता है फॉर टेट्रासाइक्लिन, ये T स्टैंड करता है फॉर टेट्रासाइक्लिन। सिक्वेंशियल और कंकॉमिनेंट रेजिमेंट के अंदर जहां पर भी T आता है वो स्टैंड करता है फॉर टिनिडाजोल। ये आपको अगर क्लियर है तो आपका यहाँ पर पेप्टिक अल्सर डिसीज भी क्लियर होता है चैप्टर। इस सवाल को सॉल्व करें। डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ H पाइलोराई इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग। रैपिड यूरेस टेस्ट करता है, यूरिया ब्रेथ टेस्ट करता है, गैस्ट्रिक बायोप्सी करता है, साफा टेस्ट नहीं करता। साफा टेस्ट पहले करते थे टीबी के लिए, अभी नहीं करते। तो अब अगले लेक्चर में हम डायरिया को पढ़ेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।